साथियों, सैमसंग तमिलनाडु प्लांट की स्ट्राइक कल 15 अक्टूबर 2014 को कॉल्ड ऑफ की गई और इसमें दो विषय महत्वपूर्ण थे जिनके लिए ये स्ट्राइक की गई। सबसे पहला इशू था रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन और दूसरा था डिग्निटी ऑफ लेबर, सेल्फ रेस्पेक्ट। क्योंकि मल्टीनेशनल प्लांट्स में एम्प्लॉय की जो डिग्निटी है, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, वो देखने को बहुत कम मिलती है। वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। उसके कुछ कारण हैं और उन कारणों को जानने के लिए ही मैंने ये वीडियो तैयार किया है, ताकि हम इस केस स्टडी को ठीक से समझें और जो इसमें खामियां रह गई हैं वो अपने इर्द गिर्द या जहां हम काम करते हैं या जहां हम एडवाइजरी देते हैं या जहां हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन प्लांटों में ये गलतियां ना हों। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्ट्राइक कब और क्यों हुई। ये स्ट्राइक जो सैमसंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी श्री पेरुम्बदूर में एक प्लांट है, उसमें सितंबर 9 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी। इसका कारण क्या था? डिमांडिंग रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स, क्योंकि वहां 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जा रहा है, ऐसे वहां का वर्कर का कहना है। दूसरा, बेटर या कॉम्पिटिटिव वेज जो है, जो और प्लांट्स हैं उनके मुकाबले में काफी कम है। और यदि साउथ कोरिया के प्लांट के और यहाँ की सैलरी देखें तो प्रोडक्टिविटी स्केल पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सैलरी स्केल पर बहुत डिफरेंस है। और जो तीसरा था, रिकॉग्निशन ऑफ देयर न्यूली फॉर्म्ड यूनियन, सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन, SIWU, सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन। तो ये उनके 4 मेन मुद्दे थे और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था वही डिग्निटी ऑफ मैन पावर, फेयर वेज, रिकॉग्निशन ऑफ देयर ओन यूनियन, नॉट पॉकेट यूनियन। आइए इसको आगे समझते हैं। What they manufacture, इस प्लांट में बनता क्या है? Primarily they manufacture television, refrigeration and air conditioners। ये उनके प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में सैमसंग के नाम से सभी ने देखे होंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बहुत काम हो रहा है। वहाँ जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है बहुत बढ़ गया है, या और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस प्लांट की केस स्टडी से समझते हैं कि हम क्या दिखा रहे हैं और क्या वास्तव में हो रहा है। ऑफ द 1800 पीपल एम्प्लॉयड एट द यूनियन, जिनमें से 1300 वर्कर्स ने इस स्ट्राइक में भाग लिया। अब मैं आपको अगला नंबर बताऊंगा तो आप चौंकेंगे, समझिएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर। Only around 52 to 60 of them are women। 1800 में से कितनी वुमेन है? केवल 50 से 60। कभी 50 मिनिमम पर रह जाता है, 60 मैक्सिमम पर रह जाता है। तो यदि मैं 60 भी मानूं तो 3.33 या 3.33% जेंडर का रेशियो आता है। जबकि कुछ प्लांटों में, मैंने जहां काम किया, हम 30% तक पर काम करते थे। तो ये सब दिखाने के और कहने के और डेटा हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर इस तरह के प्लांट में काम कम हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, वाइल नो वुमेन वर्कर वाज पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो 9 सितंबर 2014 को स्ट्राइक हुई थी, इसमें स्ट्राइक में कोई डायरेक्टली कोई वुमेन शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उनमें से 6 काम पर आना बंद कर दी थी। अराउंड हाफ ऑफ देम, जो 50-60 थी, उनमें से 25-30 ने आना काम बंद कर दिया और जो लोग आ रहे थे उनकी नंबर बहुत कम थी। इसीलिए इस चीज को समझने की यहां बहुत आवश्यकता है। प्रोडक्टिविटी लॉस, तो मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्टिविटी मेजर बहुत स्पीडली किया जाता है, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है, जिसको इक्विटी भी कई बार बोलते हैं, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एस्टिमेट 80% ऑफ प्रोडक्शन हियर हैज बीन हिट बाय द स्ट्राइक। 9 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 57 डेज आपने 80% अपनी प्रोडक्टिविटी का लॉस किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को किस तरह मेजर करते हैं या बॉदर करते हैं। ये एक बड़ा डेटा है, और जब हम इस तरह के डेटा पर बात करते हैं, वो भी तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो पीसफुल स्टेट माना जाता है। भारत में 3-4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें इंडस्ट्री के लिए बहुत पीसफुल और कंजीनियल एनवायरनमेंट माना जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। बाकी स्टेट इतने पीसफुल नहीं माने जाते हैं। एक जमाने में हरियाणा बहुत पीसफुल माना जाता था, लेकिन मारुति के बाद वह खत्म हो गया। आज गुजरात की हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही है। तो ये समझने की बात है कि हम किस तरह का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते जा रहे हैं। मैं बात करूंगा डिग्निटी ऑफ लेबर की। फ्यू एग्जांपल्स जो वहां के वर्कर्स ने इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं, उन्होंने कहा है। ये मेरा कहना नहीं है, जो इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है मैंने उसमें सपोर्ट दिया है। जो उनका ई पेपर है आज का, वहां से मैंने ये वॉइस उठाई है। नंबर 1 वो क्या कहते हैं? ऑल ऑफ अस हैव आवर नेम्स ऑन आइडेंटिटी कार्ड। वर्कर का कहना है कि हर किसी का हमारे आइडेंटिटी कार्ड पर नाम लिखा हुआ है, फिर भी वहां के लोग, और हम बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे बॉस लोग हैं या जो मैनेजमेंट है, वो हमें हमारे नाम से नहीं पुकारते। वी आर कॉल्ड बाई ई, हो, ए, इस तरह से हमारी रेस्पेक्ट की जाती है। जबकि जो नए एग्जीक्यूटिव्स आते हैं वो हमसे उम्र में भी कम हैं। तो वहाँ रेस्पेक्ट का एक बड़ा इशू है। और मैं ये मानता हूं कि आप यदि एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप यह दिखाते हैं कि मैंने अपने घर में अपने कभी सीनियर लोगों की, पेरेंट्स की या भाई बहनों की भी शायद रेस्पेक्ट नहीं की है। यह इंडिविजुअल की अपनी जो उसकी कार्यकलाप करने की कंडीशंस हैं, या जो उसका अपना भाषा पर कमांड है, ये उसको दर्शाता है, हमारे संस्कारों को दर्शाता है। तो मेरा मानना ये रहा है कि मैं लगभग 38 साल शॉप फ्लोर पर काम किया हूं, और मैं हमेशा जब भी शॉप फ्लोर पर गया, क्योंकि मैं 2 घंटे रोजाना शॉप फ्लोर पर जाना मेरा कंपलसरी था फ्रॉम डे 1, 82 से लेकर के, और 2019 तक मैंने जब तक काम किया है, मिनिमम मैं 2 से 2.5 घंटे शॉप फ्लोर पर रहा हूं। और कभी किसी वर्कर को इस तरह से नहीं, या तो मैं मैक्सिमम लोगों को बाय नेम जानता था, या उससे उसका पहले प्यार से नाम पूछो तब उससे बात करो। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत देखने को मिलता है कि वो वर्कर के साथ कभी भी तमीज से, तहजीब से पेश नहीं आते हैं। नंबर 2, इफ वी आर लेट, वर्कर कह रहा है कि यदि हम लेट हैं तो वी आर मेड टू स्टैंड आउटसाइड द असेंबली लाइन। लोगों को दिखाने के लिए, जैसे क्लास में टीचर बच्चे को करती है, उस तरह से हमें दिखाने के लिए लाइन के बाहर 1 घंटे खड़ा किया जाता है, तो उससे हमें ह्यूमिलिएशन होता है। दिस इज हाईली अनफेयर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग। ये गजब का डेटा मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, अन्यथा मैंने कहीं नहीं देखा है। यदि लेट है तो जहां कार्ड पंच होता है, अटेंडेंस सिस्टम है, वही आपको एक्सेप्ट नहीं करता, वहां से चले जा सकते हैं। लेकिन इस तरह का किसी को राइट नहीं है कि वह किसी की इस तरह से लाइन या असेंबली लाइन के बाहर खड़ा होकर के उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे। नंबर 3 उदाहरण है, वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू 20 पर्सनल लीव एंड 7 कैजुअल लीव इन ए ईयर, बट दे आर नॉट ऑलवेज अलाउड टू यूज देम। उनकी छुट्टियों को पास ही नहीं किया जाता है, उनकी छुट्टियों को जानबूझ करके आगे आगे किया जाता है। तो जो लीव मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है। आप ये सोचिए, यदि एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है या वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो उसकी अपना परिवार भी है। हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, यदि वो 300 दिन हमारे साथ काम करता है और जो हमने उसे छुट्टी दी है, तो एवरेज आता है ऑलमोस्ट 270 डेज का।
यदि मैं 270 डेज के हिसाब से मैन पावर रखता हूं तो कुछ मैन पावर मुझे एडिशनल रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस छुट्टी से निजात पा सकता हूं। तो ये इसको देखने की, समझने की आवश्यकता है। यदि जो लोग छुट्टियों को मना करते हैं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, वो खुद सबसे ज्यादा छुट्टी मारते हैं और दूसरे के लिए मना करते हैं, एक बड़ा इशू है। नंबर नेक्स्ट है, इवन द केस ऑफ डेथ इन द फैमिली। वर्कर कह रहे हैं यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी रिश्तेदार की, किसी नजदीकी नातेदार की, तो हमें 2 दिन बाद ही या चौथे दिन ही फोन आने लगता है कि आप ड्यूटी पर आ जाइए। मतलब उसको फोर्स किया जाता है। वी आर बीइंग ट्रीटेड एज ए फोर्स्ड लेबर, वो ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वर्कर सेड एट प्रेजेंट दे ऑफिशियली वर्क 9 आवर्स इन ए डे। वो 8 बजे शिफ्ट शुरू होती है और 5 बजे शाम को बंद होती है। 40 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में हमारी बस जाती है 5:30 बजे, हमको छोड़ा जाता है 5:25 पर, 5:20 पर। तो हमसे जो फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान है 8 आवर्स का, जिसमें रेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, एक शिफ्ट में 2 रिले होती हैं, रिले के बीच में गैप की व्यवस्था की है, वह नहीं मिलता। तो जो कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉ है वो भी एक बड़ा इशू इस केस में दिखाई दे रहा है। हम ऑन पीस ऑन पेपर तो लेबर लॉ की कंप्लायंस दिखती है, लेकिन इन लेटर ऑन स्पिरिट उसकी कंप्लायंस कहीं नजर नहीं आती। ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो ये कुछ उदाहरण इंडियन एक्सप्रेस ने छापे हैं, वहां और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे द फाइट फॉर ए यूनियन। जो वहां के लोग हैं वो अपनी यूनियन के लिए, जो वहां पॉकेट यूनियन जैसी लगती है उसके लिए नहीं, कि हमारी अपनी यूनियन हो, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। उन्होंने जुलाई 25 को एक अपना जो C2 के मेंबर है, लेड बाय द मुथु कुमार, इनिशिएटेड द रजिस्ट्रेशन। उन्होंने सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन SIWU के नाम से अपने एक प्रोसेस स्टार्ट की, और उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में उन्होंने लगभग 1455, 1800 में से 1455 एम्प्लॉइज के, वर्कर्स के साइन कराए, और तब रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर सबमिट किए। ये बात है जुलाई 25 की, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट मशीनरी ने वो उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं किया है। वो अलग इशू है, लेकिन यह दिखाता है कि गवर्नमेंट मशीनरी इन इशू में किस तरह से काम करती है। कई बार गवर्नमेंट मशीनरी की वजह से भी IR स्टेट में खराब होता है। ये एक बड़ा इशू है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। दूसरा इशू है, ए लीगल ऑब्जेक्शन वाज सबमिटेड बाय द सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स टू द कमिश्नर ऑफ लेबर। मैनेजमेंट ने एक इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, और वो कब लगाया? ये सबमिट हुआ है जुलाई 25 को, और ऑब्जेक्शन लग रहा है अगस्त 20 को, जिसमें कहा गया, वो मैं आपको आगे सुनाता हूं क्या ऑब्जेक्शन लगाया है। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, सिंस द नेम सैमसंग इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विच वाज सर्टिफाइड बाय द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि हमारा जो सैमसंग नेम है ये हमारा ट्रेडमार्क है, और ये हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करके दिया है, इसको हमारे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। दिस इज द वायोलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। The letter stated Samsung is registered under the goods and service sector in the trademark registry। ये उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा है। अब मैनेजमेंट की थ्योरी को समझिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट यूनियन को रजिस्टर्ड होने नहीं देना चाहती है, तो एक ऐसा लीगल दाव फंसाना चाहती है जिसमें लीगली कोई दम नहीं है, बट दे वांट टू गेन मोर एंड मोर टाइम। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल on the part of management and on the part of government machinery। गवर्नमेंट मशीनरी को इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए। तो ये जो दोनों मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट मशीनरी का हिस्सा है, कई बार मिलकर के IR की सिचुएशन डिस्टर्ब करते हैं, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, सेक्शन 29 इन ब्रैकेट 5 of the Trade Union Act 1999 state that the registered trademark
is infringed by the person if the uses such trademark। यदि कोई इस तरह से अपने बिजनेस का, अपने व्यवसाय का लोगों को धोखा देने के लिए नाम यूज करता है तो वहां ये पूरी तरह बैन है, इसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। ये दो चीजें मैनेजमेंट ने कही और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इन चीजों को कॉग्निजेंस में लिया। अब समझिएगा इसका इशू और क्या बढ़िया बनता है। वर्कमैन ने रिप्लाई दिया इसका इमीडिएटली कि इन द 2022 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एसबीआई टेम्परेरी सब स्टाफ यूनियन, क्योंकि एसबीआई ने मैं भी जो सब टेम्परेरी सब स्टाफ की यूनियन बड़ी ताजा बनी है और उसमें भी यही दिया गया था। द कर्नाटका हाई कोर्ट रूल्ड दैट द प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 29 subsection 5 of the Trade Union Act 1999 leave no doubt that usage of word SBI did not amount to infringement of the trademark since it was not the purpose to conduct of any trade or business। क्योंकि यहाँ यूनियन का नाम रखा जा रहा है, ना वो कोई ट्रेड कर रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, और इस तरह का केस एसबीआई में हो चुका है जिसका उन्होंने साइटेशन भी सबमिट किया। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने क्या किया, दिस इज द पॉइंटलेस इंटिमिडेशन, वी डू नॉट स्टैंड टू रिसीव कॉमर्शियल गेन थ्रू दिस, इट इज ए ट्रेड यूनियन ओवर 95%। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लगभग 95% यूनियन अपने नाम कंपनियों के नाम पर ही रखती हैं, और ये सत्य भी है। जो जहां काम करता है उसी को उसमें बीच में लेकर के रखते हैं। लेकिन क्यों इसमें ये विवाद खड़ा किया गया, यह बात वास्तव में समझने की और जानने की है। किस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा किया जाता है, उसको दूसरी जगह भटकाया जाता है, मुझे यह उदाहरण यहां देखने में लगता है। कई बार यूनियंस ऐसा प्ले करती हैं, लेकिन यहां मैनेजमेंट और गवर्नमेंट मशीनरी प्ले कर रही है, यह स्पष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी का रोल कैसा रहा, गवर्नमेंट मशीनरी को क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन स्टेट का लेबर एक्ट करता है, तो रोल को समझते हैं। द डिपार्टमेंट रोट बैक सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन डिटेल्स which have been issued to all necessary documents submitted। जो यूनियन बनाने के लिए जुलाई में पेपर सबमिट किए गए थे, उन पर उन्होंने दूसरी जगह लेटर लिखा और उन पर कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे। दे आर येट टू हियर बैक ऑन द रजिस्ट्रेशन स्टेटस, वो अभी रजिस्ट्रेशन स्टेटस को जानना चाहते हैं। दोनों एक ही डिपार्टमेंट है, जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है वो भी और जो रजिस्ट्रेशन करता है वो भी। वाइल वर्कर्स आर अर्जिंग सैमसंग टू रिकॉग्नाइज द यूनियन, उनका कहना है कि ये नाम अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसको वो यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी डन ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड, ये गवर्नमेंट मशीनरी का कहना है। अब इशू क्यों नहीं है उस पर कोई आंसर नहीं है, लेकिन क्योंकि लीगल इशू में फंसाना है तो लीगल को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करने का यहां एक एग्जाम्पल दिखता है। दूसरी बात, 5 कंसिलिएशन मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड सो फार। उन्होंने जितनी 5 मीटिंग की, 5 कंसिलिएशन मीटिंग एक दिन में नहीं हो सकती, लगातार भी 5 दिन नहीं हो सकती, बीच में टाइम दिया गया होगा। तो जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार है उसको यह समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। आज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैसे ही बहुत कमजोर है, और गवर्नमेंट मशीनरी यदि इस तरह काम करती है किसी भी स्टेट में, मैं तो यूपी और बिहार को ही इस तरह मानता था कि यहाँ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बहुत पुअर है, लेकिन जब देखते हैं तो सभी जगह इस तरह की चीजें देखने में नजर आती हैं, और ये केस स्टडी बहुत अच्छी केस स्टडी है। The 5 conciliation meetings have been held so far. Samsung from its side has formed the workers committee. इस बीच में सैमसंग मैनेजमेंट ने वर्कर्स कमेटी बना ली and assist on holding talk with them and C2 members
In the last meeting, Situ reiterated that the committee cannot serve as a replacement of or replacement for a union. तो जो सिटू की यूनियन है, जिसका नाम मैं सैमसंग के नाम से कंफ्यूजन में डाल दिया गया है, उसका कहना है कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है वो हमारा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मेजोरिटी हमारे साथ है। जो नए कोड में भी बात की जा रही है कि जिसके साथ 51% लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ 1800 में से 1455 के साइन उन्होंने सबमिट किए हैं, फिर भी डिस्प्यूट है। तो नए जो कोड आ रहे हैं उनके लिए खुला चैलेंज है कि गवर्नमेंट कोई भी नियम बना ले, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हम अपने हिसाब से करेंगे। ये मेंटेलिटी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनका अपना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर रहता है दूसरी कंट्री का जहां से एफडीआई आया है, तो वो उसके प्रेशर में इन सब का मिसयूज करते हैं। ये उसका जीता जागता उदाहरण है, इसको ठीक से समझना होगा। और ये आईआर की टीम के लिए दी बेस्ट एग्जांपल है, जिसके इस स्टडी से आप अपने आप को या अपनी लीगल नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं इस केस में कुछ और दे दूं जो मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर से रिसर्च करके निकाली हैं। नेशनल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन इन साउथ कोरिया led what was known as Samsung first indefinite strike. सैमसंग मैनेजमेंट का यहाँ जो नेचर ऑफ वर्किंग स्टाइल है वो देखने को मिलता है। इंडेफिनिट स्ट्राइक सीकिंग इम्प्रूव्ड पे, ए मोर ट्रांसपेरेंट बोनस सिस्टम एंड एन एडिशनल डे ऑफ इन ए ईयर। इसके लिए बहुत स्ट्राइक करनी पड़ी थी। नंबर 2, जो नेशनल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक यूनियन इशूड ए स्टेटमेंट सपोर्ट ऑफ द चेन्नई वर्कर्स। मैं जिस श्री प्लांट की बात कर रहा हूं, वर्कर्स जर्नल स्ट्राइक, स्टेटिंग दैट इट वाज डीपली रिग्रेटेबल दैट वर्कर्स एट द इंडियन प्लांट आर नॉट प्रोवाइडेड। कौन सी यूनियन लिख रही है? उनकी साउथ कोरिया की यूनियन लिख रही है कि इंडियन प्लांट्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद फेयर वेजेज, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व खतरे में दिखता है। तो नॉट प्रोवाइडेड फेयर वेजेस एंड रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस। इसीलिए बार बार आईएलओ जो क्वेश्चन मार्क करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया, जो उनकी कन्वेंशंस में इश्यू उठते हैं वो इस तरह की वॉइस से आते हैं। और जो इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो इस चीज को नहीं समझते हैं और अपने निजी स्वार्थों में भारत के नाम को किस तरह बदनाम करते हैं, ये उसका सीधा एग्जाम्पल है। क्योंकि ये जब बात आगे जाएगी तो आईएलओ में आप नहीं भेजेंगे, लेकिन जो साउथ कोरियन एम्प्लॉयज यूनियंस हैं वो इसको 100% वहां भेजेंगे। और इस तरह से ही हमें बार बार नए सर्टिफिकेट, ऑर्नामेंटल सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद होती है। तो जो इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मेंबर्स हैं, उन सबको मेरी विनती है कि वो इन चीजों के इम्पैक्ट को समझें। हाउ दे आर डिफेमिंग इंडियन वर्क एनवायरमेंट एट इंटरनेशनल लेवल। बहुत सारे आईआर की टीम में छोटे लोग होते हैं, वो हमेशा यसमैन बने रहते हैं, लेकिन ये आईआर की टीम का एक बड़ा फेल्योर इसी कारण होता है कि आईआर की टीम बहुत लो लेवल पर काम करती है और उसको या तो एचआर हेड जो मैनेजमेंट के साथ है या सीनियर मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या प्लांट हेड्स हैं, वो उनकी बात को सही मानते हुए भी अनसुनी करते हैं। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस केस स्टडी में डील कर रहा हूं। जब भी कभी आप देखेंगे तो यदि इतनी मेहनत के साथ इन चीजों को समझा जाए तो किसी भी प्लांट में आईआर की प्रॉब्लम आ नहीं सकती। नंबर 3 जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, इन साउथ कोरिया द एवरेज सैलरी इन इंडियन रुपीज। यदि मैं साउथ कोरिया में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो
5 लाख पर मंथ आती है, जबकि जो जिस प्लांट में स्ट्राइक चल रही है वहां एवरेज सैलरी 30,000 है। द लेबर कॉस्ट इन द सैमसंग इंडिया प्लांट, जिस प्लांट की ये स्ट्राइक की बात चल रही है, उसकी जो लेबर कॉस्ट है टोटल कॉस्ट में वो 0.3% है, मतलब 1% भी नहीं है, जिसके लिए इतनी हाई तौबा ये सीनियर मैनेजमेंट मचाकर रखती है। ये बात आज तक मैं नहीं समझा हूं, और जिसके लिए हम जानबूझ करके आईआर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसका क्रेडिट सीनियर मैनेजमेंट लेने की कोशिश करती है। सीनियर मैनेजमेंट को 99.7% में कॉस्ट रिडक्शन दिखाई नहीं देती। इसीलिए ये एक माइंडसेट का खेल है। मैं बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार उठाता हूं कि सीनियर मैनेजमेंट को इंडिया के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन एनवायरनमेंट को और स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरह बाहर भेजने के लिए इन चीजों पर सीरियस थॉट प्रोसेस देनी होगी। और सीरियस थॉट प्रोसेस का मतलब मेरा यह है कि जो इंडियन वर्कर्स है उसको फेयर वेज मिले और उसको फेयर वर्किंग कंडीशंस मिले। इनमें कॉस्ट कटिंग की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिस प्लांट में वेज बिल केवल 0.03% हो, 99.7% कॉस्ट को नहीं देख रहे हैं, और इस कॉस्ट के लिए हम अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज 100% केस ऑफ माइंडसेट। इसके कुछ और रीजन हो सकते हैं, जब डिटेल में जाएंगे तो वो निकल सकते हैं, लेकिन जितना केस स्टडी का डेटा मैं निकाल पाया हूं उतने से ये लगता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव इन तमिलनाडु। मैं यदि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूं, वहां आज भी इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री आना नहीं चाहती। लेकिन तमिलनाडु में तो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव या इंडस्ट्रियल वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। आइए उसके कुछ उदाहरण देते हैं जो इसी केस में हमने इकट्ठे किए हैं। Although the organized protest like the Samsung workers strike are not common in the manufacturing hub around the Chennai, तमिलनाडु में या चेन्नई के आसपास इस तरह की स्ट्राइक होने का पहले कोई सबूत नहीं है, ना वहां लोगों की इस तरह की नेचर है। जब लोग दुखी हो गए हैं तभी उन्होंने ये किया है। ये पहला डेटा वहां के लोकल न्यूज़पेपर दे रहे हैं। नंबर 2, इन 2021 nearly 100 staff from Foxconn Technology India Private Limited staged the protest after a incident of food poisoning। उस ऑर्गेनाइजेशन में फूड पॉइजनिंग हुई थी कैंटीन में, तब 2021 में 100 लोग स्टाफ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वहां लाइफ एंड डेथ का सवाल था। तो ये एक बड़ा इशू है। वेलफेयर पर कितना फोकस है ये समझने की बात है कि हम किस तरह से एम्प्लॉयज वेलफेयर, वर्कर्स वेलफेयर या कैंटीन की फूड जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ये एक उदाहरण तमिलनाडु से इकट्ठा किया है। नंबर 3 उदाहरण, इन 2022 वर्कर्स फ्रॉम फोर्ड्स चेन्नई प्लांट सेट इन प्रोटेस्ट डिमांडिंग ए बेटर सीवियरेंस पैकेज। वो अपनी अच्छी सैलरी मांग रहे थे जैसी मिलनी चाहिए। द प्लांट वाउंड अप ऑपरेशंस दैट जून। उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्राइक की जनवरी-फरवरी में, और जून में उस प्लांट को वहां से वाउंड अप करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये 3 उदाहरण है। तो ये ऐसे उदाहरण है कि वहां ये कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां स्ट्राइक हो रही है, तो समथिंग इज सीरियस। जो मैंने आपके डेटा आपके साथ डिस्कस किए हैं, इस केस स्टडी को आप अपने हिसाब से, यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें लिखिए। वी विल मेक दिस केस स्टडी वेरी ब्यूटीफुल एंड वी विल ट्राई टू डेवलप ए प्रॉपर केस स्टडी फॉर MBA स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ। तमिलनाडु सरकार ने जब ये बात चीफ मिनिस्टर तक गई तो चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ा, और कल, मतलब बीता हुआ कल ट्यूसडे को 15 अक्टूबर 2024 को ये कॉल्ड ऑफ की गई। और इसमें क्या क्या तय हुआ मैं उसकी बात करता हूं।
देखिए इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं था। नंबर 1 ईगो थी, नंबर 1 यूनियन को अननेसेसरी डिले करना है, और तीसरा डिग्निटी ऑफ मैन पावर, क्योंकि वहां के लोग दुखी हैं, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट का इशू है। सबसे पहला, अंडर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज वर्कर्स वुड नॉट विक्टिमाइज्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्ट्राइक, द डिपार्टमेंट सेट। तो जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा कि हमने एग्रीमेंट में एक कंडीशन डाल दी है कि जिन लोगों ने स्ट्राइक की है उनको किसी तरह भी विक्टिमाइज इन फ्यूचर नहीं किया जाएगा, सबको ड्यूटी पर लिया जाएगा, और जो नो वर्क नो पे की जो कंसेप्ट है, बीच बीच में और सारी चीजें आई हैं, उनको प्रॉपरली डील किया जाएगा। एक बात। नंबर 2, वर्कर सेड दे वुड कोऑपरेट। वर्कर का और या जो नई यूनियन बन रही है उसका कहना है कि वो मैनेजमेंट को पूरा कोऑपरेट करेंगे और कोई इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे जिससे प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कहीं उनका अहित होता हो, उस काम के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तीसरा, द मैनेजमेंट वुड फाइल ए रिटन रिप्लाई to the charter of demand filed by the workers before the conciliation officer। जो मैनेजमेंट है वो रिटन में चार्टर ऑफ डिमांड फाइल करेगी वर्कर्स के सामने और कंसिलेशन ऑफिसर के सामने कि हमारी भी कुछ डिमांड है। द मैनेजमेंट वुड फाइल ए रिटन रिप्लाई, वो अपना रिटन रिप्लाई देगी, जबकि आज की डेट में काउंटर चार्टर ऑफ डिमांड का फैशन है। मैंने लगभग 1990 के बाद से सदा काउंटर चार्टर ऑफ डिमांड यूनियन को दिया है, और दोनों को, यूनियन का चार्टर ऑफ डिमांड में और मैनेजमेंट चार्टर ऑफ डिमांड, दोनों को ठीक से नेगोशिएट किया है। क्योंकि हम जब तक विन विन सिचुएशन में नहीं रहेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन भी सफर करती है। कई जगह यूनियन इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं या थर्ड पार्टी यूनियन के साथ मिलकर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि मैनेजमेंट सफर कर जाती है। लेकिन जो अच्छे लेबर लॉ एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो बैलेंसिंग करते हैं और दोनों चार्टर ऑफ डिमांड को गवर्नमेंट मशीनरी को समझाते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी मैनेजमेंट के साथ मिलकर वर्कर को समझाती है, और ट्रेड यूनियन के लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं। उनका भी पहला उद्देश्य यही होता है कि उद्योग, सबसे पहले उद्योग रहेगा तो हम रहेंगे। तो ये चीजें यहां समझने की है, इन चीजों का ही समावेश किया गया है। इसमें कोई नया ऐसा इशू नहीं आया है जिसको अलग से किसी ने जानने की या समझने की कोई जरूरत पड़ी हो। नेक्स्ट बात करेंगे। ऑन October 7 सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद ए सेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स। उन्होंने तैयार किया था एग्रीइंग टू स्लू ए डिमांड स्टेटिंग दैट बोथ द पार्टीज वुड कोलैबोरेट टू मिटिगेट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द वर्कमैन। तो जो वर्कमैन के द्वारा डिफिकल्टीज फेस की जा रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए। इससे लगता है कि वहां इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज पीस ऑफ पेपर पर तो है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अदरवाइज ये क्वेश्चन यहां आने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं चीजों से ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल है वो समझ में आता है। नंबर 5, इंडियन आर्म्स ऑफ द साउथ कोरियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर सेड it would prioritize implementation of measures to improve the working environment for the welfare of workers। इसका मतलब जो साउथ कोरिया में वेलफेयर ऑफ वर्कर्स स्टैंडर्ड है वो इंडियन स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि वो इंडिया में भी लागू किया जाएगा। एंड कंटिन्यूसली कंसल्ट विद वर्कमैन कमेटी। वो यूनियन की बात नहीं कर रहे हैं, जो वर्कमैन की कमेटी होगी जो लेबर लॉ में भी है, जिसकी बात की गई है, उसमें यूनियन को कैसे इन्वॉल्व, यूनियन कैसे सपोर्ट करती है, वो अलग से मैं जानकारी दे सकता हूं। तो वर्कमैन कमेटी टू इम्प्लीमेंट स्टेप एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द वेज। वर्कर्स का वेलफेयर और उनकी वेज कॉम्पिटिटिव कैसे बनाई जाए, इस पर काम करेंगे। अब बात करते हैं कि इस केस स्टडी में हमें लर्निंग्स क्या मिली।
एज ए मैनेजमेंट या एज ए ट्रेड यूनियन हमारी लर्निंग्स क्या रही। यह बहुत अच्छी केस स्टडी है और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले रेस्पेक्ट ऑफ लेबर डिग्निटी, हम लेबर की गरिमा को समझें और उसे वास्तव में प्रयोग करें, केवल कहने के लिए नहीं। नंबर 2 है कलेक्ट द वॉइस ऑफ वर्कर्स ऑन शॉप फ्लोर, कि मेरे कार्यस्थल पर वास्तव में वर्कर की क्या समस्याएं आ रही हैं, वो क्या कहता है, क्या इंप्रूवमेंट चाहता है, वो सब वॉइस में या तो सजेशन स्कीम के थ्रू या कोई और स्कीम लगा करके या इनोवेटिव आइडियाज के नाम पर या कुछ और प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म विच कैन बी डेवलप्ड एट एनी शॉप फ्लोर, उनसे आप वॉइस कैप्चर करिए। नंबर 3, डू नॉट पुट वर्कमैन्स इशू अंडर द कारपेट। जो वर्कर के शॉप फ्लोर के इशू आते हैं, चाहे वो वेलफेयर के हों, सेफ्टी के हों, सिक्योरिटी के हों, वर्क इंप्रूवमेंट के हों, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के हों, कॉस्ट रिडक्शन के हों, उन सब को आप यूज कीजिए, उसको कभी भी अंडर द कारपेट मत रखिए। उससे आपको वर्कर के साथ जितनी आपकी मीटिंग ज़्यादा होगी, जितना डायलॉग अधिक होगा, उतने रिलेशंस अच्छे, मधुर और कंजीनियल बनते हैं। नंबर 4 फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, जो मैं बार बार कहता हूं, मैं बहुत सारी फोरम्स में ये बात करता हूं कि लेबर लॉ की कंप्लायंस पीस ऑफ पेपर पर मत कीजिए, एक्चुअल में लेटर एंड स्पिरिट पे कीजिए, जो उसकी भावना है, जिससे लेबर में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, या तो उसकी वर्किंग कंडीशंस में या वेज में या वेलफेयर में या उसके और वर्क लाइफ बैलेंस में, जहां इम्प्रूवमेंट आ सकता है उसका बेनिफिट उसको दीजिए। नंबर 5 बात करेंगे कीप रेडी द मैनेजमेंट चार्टर ऑफ डिमांड। जब आपको पता है कि आपके यहाँ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आने वाला है, यूनियन ने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, तो आपको पहले से रखना चाहिए, उनमें इन 3 चीजों का समावेश अवश्य होना चाहिए। नंबर 1, मैं अपनी मशीन की, अपनी पर कैपिटा की, वर्कमैन की, मेरा जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी मैं कैसे बढ़ाऊं, शॉप फ्लोर पर इफेक्टिव डिसिप्लिन, ताकि मेरी क्वालिटी नंबर 1 रहे, कोई अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, किसी का कोई अहित ना हो। और नंबर 3 है इफेक्टिव वर्क कल्चर, वहां जाकर के सबको अच्छा लगे, टॉक्सिक वर्क कल्चर ना बन जाए शॉप फ्लोर पर, जो इसमें उदाहरण दिए गए कि हमें लेट आने पर 1 घंटे के लिए सबको दिखाने के लिए बाहर खड़ा किया जाता है। ये सब बंद कीजिए। इन सबको ठीक करने के लिए अपने चार्टर ऑफ डिमांड में कई बार वर्कर की कुछ समस्या होती है तो उनको तरीके से सुलझाइए, और बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहीं कहीं 40% प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पर एग्रीमेंट किया है, वो भी तब जब टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान लीवर बरेली प्लांट में जब मैंने पहली बार एग्रीमेंट किया था, तो डीएलसी वाज सरप्राइज, डिप्टी लेबर कमिश्नर वाज सरप्राइज, लेकिन क्योंकि वर्कर को हम समझाने में कामयाब रहे और वर्कर को हमने भरपूर पैसा दिया, वर्कर वाज वेरी हैप्पी। कभी वक्त मिलेगा तो आपको वो कहानी अलग से अपने एक्सपीरियंस के साथ साझा करेंगे। तो आप उनका दिल जीतिए, उनकी समस्याओं को समझिए। नंबर 6, ऑलवेज हैव ए कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री रिलेशन टीम। मैंने ये इसलिए लिखा है कि आज आप एचआर में या आईआर में यस मैन रखना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कहती है उसके सामने यस से यस कहते हैं, वो कभी एम्प्लॉयज की या वर्कर की वॉइस को ठीक से नहीं रखना चाहते। और आज की डेट में ये प्रॉब्लम अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए दूसरे के जॉब को अनसिक्योर करने की देखने में ज्यादा मिलने लगी है। मैं बहुत जगह, बहुत सारी फोरम्स में ये इशू डिस्कस करता हूं। जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं वो केवल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, एचआर में इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने में या उसकी नीड को समझने में काम करते हैं, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग में अटरली फेल होते हैं। और ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि आज भारत के उद्योग में इंडस्ट्री रिलेशन में कॉम्पिटेंसी लो होती जा रही है। लोग एचआर के नाम पर
आईआर को दबाते जा रहे हैं, और यदि हमें वास्तव में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो आईआर टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और आईआर के लोग एचआर में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका रीजन है कि आईआर में करियर ग्रोथ कम है और एचआर में करियर ग्रोथ बहुत अधिक है। तो इन चीजों को भी आपको समझना होगा। नंबर 7, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स थ्रू शॉर्ट टर्म एक्शंस। ये इंडस्ट्री रिलेशन की सबसे अच्छी पॉलिसी है कि आप फोकस तो जो आपका लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म में पूरा करने का होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करते रहिए। बड़ा लक्ष्य कभी एक साथ पूरा नहीं होता, वह सदैव टुकड़ों में पूरा होता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे एक्शन लेकर के बड़े एक्शन को अचीव करने के लिए, जैसे इस केस में, मैं इस केस में उदाहरण दे सकता हूं। सबसे पहले डिग्निटी ऑफ पावर के लिए आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए। शॉप फ्लोर पर लेट कमिंग्स की प्रॉब्लम है तो कुछ दूसरे प्रोग्राम कराइए। जब तक आप लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अपने यहां अपने प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक आप लॉन्ग टर्म गेन अचीव करने में शायद ही सक्सेस हो पाएंगे। तो आप इन चीजों को समझिए, प्रयोग कीजिए। नंबर 8 है फोकस ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज, कि आप वर्कर्स वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर पे फोकस कीजिए। हमेशा वर्कोलिक मत बनिए, काम काम, प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी। कभी कभी वो काम भी कीजिए जिससे आपका वर्कर खुश हो। और जो हाईली एंगेज्ड वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई साइड जाती है। आप आज यदि अपनी किसी एक एक्सपेंसेस का 1% वर्कर्स वेलफेयर में या वर्कर्स वर्क लाइफ बैलेंस में खर्चा करते हैं तो उसकी आरओआई आपको बहुत अधिक मिलेगी, लेकिन आपको ठीक से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। नंबर 9 है स्ट्रॉन्ग शॉप फ्लोर मैनेजमेंट। आपके शॉप फ्लोर पर पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, इनडिसिप्लिन, 3 चीज कभी अलाउ मत कीजिए। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इनडिसिप्लिन कभी भी अलाउ मत कीजिए किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज शॉप फ्लोर आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। उसके लिए हम जैसे जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपना जीवन में बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया, उन लोगों की कभी कभी मदद लीजिए और उन लोगों को डेवलप कीजिए। उनको बाय सेल्फ लर्निंग कभी कभी जो पुराने अनुभव हैं उनसे मिला करके उनको, उनके क्वेश्चनों को, उनकी क्वेरीज को शांत कीजिए और उनको नई टूल्स एंड टेक्निक्स एंड सिस्टम्स बताइए कि इस तरह भी हो सकता है। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एक बड़ा हिस्सा अपने आईआर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाकर रखिए। नंबर 10 इथिकल एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजंस। इस केस स्टडी में कई जगह ऐसा देखने को स्पष्ट नजर आता है कि मैनेजमेंट की साइड से बहुत सारे अनइथिकल और नॉन वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी की जा रही है। और यदि आप ठीक से देखें तो ये एक बड़ा इशू है कि हम, क्योंकि वॉइस बड़ी होती है मैनेजमेंट की, तो वर्कर की वॉइस को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी इंटेग्रिटी कि मैं कहता क्या हूं और करता क्या हूं उसको टेस्ट नहीं करते। और जब वक्त निकल जाता है तो ये तो सब चलता है, मैनेजमेंट में तो साम दाम दंड भेद सब चलते हैं। उस सब का मतलब ये नहीं है। इसीलिए आप यदि रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो अपना इथिकल एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजंस, वैल्यू बेस्ड लाइफ जीना शुरू कीजिए और खुद अपने आप में एंजॉय कीजिए और अपनी टीम को एंजॉय करने में मदद कीजिए। ये 10 लर्निंग्स आज के इस जो मद्रास का सैमसंग का प्लांट है उससे हमें देखने को मिलती हैं। मैं बार बार इस तरह के बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड वीडियो बनाता रहता हूं। आपको इसमें जो आपकी वॉइस है वो हमें लिखिए, हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। यदि हमारी आवश्यकता है तो हमें लिखिए, हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। आज इतना ही, शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपका मेरे वीडियो को देखने का और हमें लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद।